तो हेलो गाइस, मैं राहुल। तो मैंने आपको कल बताया था आपके नेवी एमआर के कोर्स के बारे में, जिसमें मैथ, साइंस और जीके था। तो मैंने आपको कल सामान्य ज्ञान के बारे में, जो मतलब यानी भूगोल में अपने भारत की मिट्टी के बारे में बताया था। उसमें से वो भारत की मिट्टी का टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेना, मतलब याद कर लेना। उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का, मतलब विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का। तो अपने सामान्य विज्ञान के बारे में मैंने सामान्य विज्ञान में पहला टॉपिक देखा है पदार्थ की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ मैटर। तो आप आज अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं। चलो। तो पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु जो, मतलब यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका द्रव्यमान हो, मतलब उसका वजन हो। क्या स्थान भी घेरे और उसका वजन, तो उसे पदार्थ कह सकते हैं। जैसे जल, जल का मतलब यानी वजन भी है। जैसे अपने 1 लीटर जल ले तो वजन भी है और उसका वो स्थान भी घेरती है। ऐसा तो नहीं कि हवा में रहती है, हवा, बालू इत्यादि, इच मतलब इत्यादि। हम देखते हैं प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो अब देखेंगे कौन कौन से वो 5 तत्व है। तो ये रहे पहले क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। तो कितने तत्व ये? 5 तत्वों से मिलकर बनी। लेकिन किनका मानना था? भारतीय यूनानियों को। लेकिन भारत आगे बढ़ेंगे। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार, क्या भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। किससे? अत्यंत सूक्ष्म कण। कोई भी तत्व किससे बनता है या कोई भी पदार्थ किससे होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनता है। अब अपने देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ को पहले भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के बांटा गया है। और भौतिक वर्गीकरण जो है देखेंगे, भौतिक को ठोस, द्रव्य, गैस 3 भागों में बांटा गया। और रासायनिक वर्गीकरण कैसे? रासायनिक वर्गीकरण को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन? शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। और यौगिक को भी तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। और यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। और जो इसका मिश्रण जो है दूसरा पद, इसको मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो आपने पहले पढ़ेंगे और भौतिक वर्गीकरण को प्रकार में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो पदार्थ की वह अवस्था, क्या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और उसका आयतन भी निश्चित हो। जैसे लोहा, कुर्सी थे। जैसे लोहा समझ लो, कोई भी लोहा है, 1 किलो का लोहा है, तो अपने को पता है कि इतना स्थान घेरेगा, ठीक है। और उसका आयतन भी, आकार भी पता है इतना बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कुर्सी ले लो, कुर्सी को अपना पता रहता है ना कि इतना आयतन घेर रही है, इतना आकार है इसका, ठीक है। ऐसा। अब द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब यानी अनिश्चित होता है, कोई ठिकाना नहीं होता उसका, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी, पानी का अपने को आकार पता नहीं कितना होगा, लेकिन आयतन पता है कि जैसे बोतल है, बोतल का आयतन उतना थोड़ी पता है कि आयतन इतना घेरेगा, अपने को पता है, लेकिन ये नहीं पता आकार कितना होगा पानी का। इतना मुट्ठी, इतना गिरना भी हो सकता है, ठीक है। अब गैस मतलब, अब गैस ऐसी वस्तु है, नहीं इसका आकार निश्चित होता है, नहीं इसका आयतन निश्चित होता है। तो मतलब यानी जैसे कि अपने देख लेते हैं हवा का जो आयतन है निश्चित होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं भी फैल सकती है। ज़मीन पे कितने प्रसार में फैल सकती है, और हवा में मतलब यानी उसका आकार भी निश्चित है, आकार कितना बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, ऐसा है। तो अपने आगे देखेंगे थोड़ा। ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। क्या लिखा है इसके अंदर? ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला सकता है। लेकिन इसका अपवाद ये क्या है? परंतु इसके अपवाद है लकड़ी और पत्थर। अपने लकड़ी और पत्थर को क्या दाब और ताप में परिवर्तन करके नहीं बदल सकते। क्यों? पत्थर के जो कण हैं, मतलब परमाणु हैं, इसे चुपक के हैं, मतलब इतने चिपके हुए हैं कि इसे अपने आकार नहीं बदल सकते हैं। और लकड़ी भी इसी प्रकार है। यानी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से क्या है जिसे ताप और दाब में परिवर्तन करके अपने इसकी अवस्था को नहीं बदल सकते? तो क्या हो जाएगा? पत्थर, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब जो जल है, जल एक ऐसा पदार्थ है, मतलब जो तीनों अवस्था में रह सकता है। कितने? तीनों, मतलब कैसे? ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। तीनों अवस्था में रह सकता है, ध्यान है। अब देखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था। आप देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन चौथी अवस्था बहुत कम लोगों को पता होगी। चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। क्या होती है भाई? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। ये क्या अत्यधिक उच्च ताप पर प्राप्त होती है। अत्यधिक उच्च ताप मतलब मैं बताऊँ आपको, अत्यधिक उच्च ताप कैसा होता है? देखो, कोई भी मतलब पदार्थ है, कोई भी ठोस है, ठोस को गर्म किया तो किस में बदला? द्रव में। किस में बदला? द्रव में। और द्रव को थोड़ा और गर्म किया तो किस में बदला? गैस में। और गैस को थोड़ा और गर्म किया तो किस में बदल जाएगा? प्लाज्मा में बदल जाएगा। समझ में आया आपको? तो ऐसा होता है। तो इसमें जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? सावर्धिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं वो उच्च ताप पर टूटने लगते हैं, तो इससे इसकी गतिज ऊर्जा है जो है
तेज हो जाती है, यानी सावर्धिक हो जाती है। पदार्थ इसमें क्या आयनित अवस्था में होते हैं और यह विद्युत की कैसी होती है, सुचालक होती है। तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आती है पदार्थ की पांचवी अवस्था, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये अवस्था कब प्राप्त होती है अपने को देखेंगे। ये अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है। अत्यधिक निम्न ताप पर मतलब कोई भी द्रव्य को अपने अत्यधिक निम्न ताप पर ठंडा करने पर। अत्यधिक निम्न ताप आपको पता है कितना है, मैं बताता हूँ आपको। -273 कितना, -273 या 0 केल्विन। कैसे, इससे निम्न ताप प्राप्त अभी तक नहीं किया गया। तो यानी इसको भी इतने इसके आसपास ठंडा किया जाता है। तो ये क्या बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। तो अणुओं की कितनी ऊर्जा कैसी होती है, इसमें शून्य होती क्यों होती है। इसमें जो अणु हैं इतने मतलब यानी -273 पे कोई भी मतलब किसी पदार्थ को रखने पर वो कैसा ठोस हो जाता है, जिसमें अणुओं की कितनी ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों, शून्य हो जाती है। अब आगे पढ़ेंगे अपने तत्व। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक। तो तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व में एक अच्छा फैक्ट है, तत्व को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम इसे रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते, तत्व जो होता है ना वो एक ही चीज़ से बनाता है। ये सोना एक तत्व है, क्या है, तत्व है। जैसे कि सोना एक ही चीज़ से बना हो, इसमें किसी का मिश्रण है नहीं है कि किसी को किसी को मिलाने से सोना बनता है। लेकिन जैसे तांबे और कांसे को मिलाने से कैसा बनता है, जस्ता बनता है या पीतल बनता है। ठीक है, जस्ता बनता है, पीतल बनता है, लेकिन उसमें मिश्रण है इसलिए तो बनना, लेकिन इसमें कोई मिश्रण है नहीं, ये एक ही चीज़ से बना हुआ है। समझ में आया दोस्तों, इसलिए इसे अपने रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। अब जो शुद्ध पदार्थ के दो यौगिक, अब यौगिक आता है। अब यौगिक कौन, वह पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों द्वारा मिलकर बना हो, लेकिन इसका अनुपात कैसा हो, निश्चित हो, मतलब निश्चित अनुपात में मिलकर बना हो। तो इसे कैसे कर सकते हैं, यौगिक कहते हैं। अब मिश्रण में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो, लेकिन कैसे अनुपात में मिला हो, अनिश्चित अनुपात में। अनिश्चित अनुपात तो हमें क्या मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण कैसा भी, अब समांग मिश्रण के भी दो प्रकार थे। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया था। कैसा, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ठीक है, कैसा, विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखेंगे समांग मिश्रण। तो जो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाया जाए तो समांग मिश्रण होता है। जो निश्चित अनुपात में मिलाया है तो क्या, अवयवों को मिलाया तो क्या समांग मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे आयोडीन और चीनी का जलीय विलयन। जैसे आयोडीन में अपने पता था 1 चम्मच डालेंगे तो अपने को आयोडीन का विलयन बन जाएगा, लेकिन अपने पूरा 1 पैकेट डाल देंगे तो वो विलयन नहीं कहलाएगा, क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित अनुपात, वो विलयन नहीं कहलाता। ठीक है, तो इसको यानी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अब आता है समांग मिश्रण का विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण में देखेंगे अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर विषमांग मिश्रण प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर। अब जैसे क्या, बारूद। अब बारूद में कोई निश्चित नहीं होता कि इतना मिलाएंगे तो अब बारूद बनेगा। बारूद में क्या अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। और इसका दूसरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है ओस। ठीक है, तो इतना क्लियर दोस्तों। तो आगे चलेंगे, आज अपने पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, वाष्पीकरण। किसके बारे में, वाष्पीकरण की द्रव से क्या, द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है क्या दोस्तों। और इसको कितने प्रकार हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 2 भागों में, एक वाष्पन और एक क्वथनांक। मैं का लगाना भूल गया तो आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब वाष्पन के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब किसी भी द्रव के सतह के कण, मतलब जहाँ पर द्रव है उस सतह के कण गैस में बदलना। कैसे, गैस में बदलना, तो क्या कहलाता है, वो वाष्पन कहलाता है। उसके कण, द्रव तो साथ में है, उसके कण भी साथ में, तो क्या वाष्पन कहलाता है। वाष्पन प्रक्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। इसकी निम्न बातें देखेंगे, ये रही। देखो पहली बात कौन सी है, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक का कम होना मतलब यानी क्वथनांक जितना कम होगा उतना ही तेज़ी से वाष्पन की प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, द्रव का ताप मतलब आपको पता है कि कोई भी द्रव को अधिक ताप पर गर्म करने से वह उसका वाष्पन अधिक तेज़ी से होगा। उसी प्रकार क्या लिखा, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा, आपको पता है। अब आता है द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ, तो यानी क्षेत्रफल अधिक होने पर, यानी क्षेत्रफल जो है अधिक होगा तो क्या, वाष्पन की प्रक्रिया तेज़ी से होगी। और द्रव के पृष्ठ पर भी देखेंगे, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने से वाष्पन तेज होगा। जो द्रव का पृष्ठ मतलब जहाँ द्रव है उसकी वायु अगर बदल जाए, मतलब वायु बदल जाए तो क्या उसका जो वाष्पन तेज़ी से होगा। अब द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा उतना ही तेज वाष्पन होगा। मतलब द्रव की सतह पर जहाँ द्रव पड़ा हुआ है अगर उसकी तरफ दाब लग रहा होगा, यानी उसकी तरफ वायु का दाब लग रहा होगा, यानी उस तरफ हवा चल रही होगी, तो यानी उसकी वाष्पन की प्रक्रिया कैसी होगी, कम होगी। और यानी जब द्रव का
द्रव की पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा तो क्या होगा, यानी हवा यानी कम होगी तो यानी क्या होगा, उसका वाष्पन तेजी से होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों पढ़ा दिए। अब देखेंगे आगे क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में देखेंगे कि वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलकर किसमें, गैस में या वाष्प में परिवर्तित हो जाए। तो ठीक है, तो नियत ताप इसमें क्या बोला है, वह नियत ताप। नियत ताप मतलब पता है आपको, नियत ताप मतलब वह ताप मतलब यानी जो अपने को पता है इस निश्चित ताप पर यह उबलकर किस में बदल जाएगा, वाष्प में, तो वह नियत ताप होता है। तो यानी आपको समझ में आ गया क्वथनांक के बारे में। अब मैंने बताया दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी जो दाब है, यानी जितना दाब उस पर लगेगा, कितना दाब यानी द्रव पर लगेगा उसकी तरफ, तो यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा, और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। तो आपको समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया था आपको, तो ये क्या मैंने बताया था कि मैं आपको जीके, साइंस और मैथ का लेक्चर दूंगा। तो आज मैंने ये साइंस का टॉपिक क्लियर कर दिया, और शाम तक मेरा मैथ का लेक्चर भी आ जाएगा। तो और दोस्तों, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बस आज के लिए इतना, और मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा।